स्वागत है आपका मॉल 4x7 पे। दोस्तों, आज हम आपको BD 102 समकालीन भारत और शिक्षा की यूनिट 3 शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इसमें B.Ed फर्स्ट ईयर के सारे मॉडल पेपर्स की तैयारी कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं यूनिट 3 शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य। ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल दी हुई है, आप इसको देख लीजिए। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे चलते हैं। कोठारी कमीशन का गठन हुआ 14 जुलाई 1964 को। शिक्षा आयोग में कितने देशों के विशेषज्ञ थे? तो 6 देशों के विशेषज्ञ थे। शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली सुधार के सुझाव दिए। तो मूल्यांकन की नवीन तकनीकी, आंतरिक मूल्यांकन और मूल्यांकन एवं प्रश्न पत्रों में सुधार, इन सभी के सुझाव दिए, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। कोठारी आयोग ने संस्तुतियां दी। तो माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च शिक्षा हेतु। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? तो ये की गई कोठारी आयोग द्वारा। कोठारी आयोग ने कार्य संचालन की नियुक्ति की थी कार्य शक्ति दल और कार्यकारी समूह, उपरोक्त दोनों ही इसमें सही होगा। कोठारी आयोग का शिक्षा में योगदान है तो विशिष्ट शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और विश्वविद्यालय स्वायत्तता, ये सभी होगा इसमें। भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की तो 14 जुलाई 1964 को। 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया? तो कोठारी कमीशन ने दिया। सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना गया, यह सिफारिश किसने की? तो यह सिफारिश कोठारी कमीशन ने की। कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें कुछ विषयों में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्सों की व्यवस्था की जाए, यह सुझाव किसने दिया? तो यह सुझाव दिया शिक्षा आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव किसका था? तो यह सुझाव था शिक्षा आयोग का। सब राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था? तो यह था कोठारी कमीशन का। कोठारी आयोग ने शिक्षा में स्नातकोत्तर M.Ed पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में सुझाव दिया। 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, तो इसमें होगा 1.5 वर्ष। कोठारी आयोग को मुख्यतः किस संबंध में सिफारिश देने के लिए बैठाया गया? तो शिक्षा के सभी स्तरों के लिए, यानी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, यानी शिक्षा के सभी स्तरों के लिए कोठारी आयोग को बैठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में आचार्य राममूर्ति का सुझाव था। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, इनमें से कोई नहीं है। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति थे श्री S.S. काजिम जी। निम्न में से ECCE किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। NID शब्द का विस्तृत रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। निम्न में से कौन संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1990 से संबंधित है? तो आचार्य राममूर्ति समिति। निम्न में से कौन सी संकल्पना राष्ट्रीय योजना की नवीनतम नीति 1992 से संबंधित नहीं है? तो यह है धार्मिक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय जाता है राजीव गांधी जी को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, तो इसकी घोषणा की गई थी जनवरी 1985 में। निम्न में से खेल सामग्री नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। 1992 की शिक्षा नीति में प्रत्येक स्थान पर विद्यालय खोले जाएंगे और बालक एवं बालिका को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें A और B दोनों होंगे। सन 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किस प्रकार भिन्न है? तो कार्य योजना की दृष्टि से भिन्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? तो जनार्दन रेड्डी समिति ने सुधार प्रस्तुत किए थे 1992 ईस्वी में, ऑप्शन डी।
राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 को कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया था सन 1990 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की घोषणा की गई है? तो 4। दोस्तों 4 शिक्षा नीतियों की घोषणा की गई है। सबसे पहली 1968 में कौन सा था, एक 1968 का है, फिर 1986 का दोस्तों, फिर 1992 का है, और अभी चौथा है अपना 2020 का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नवीनतम नीति 1992 की घोषणा किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में की गई। आचार्य राममूर्ति समिति की नियुक्ति 1990 में किस सरकार द्वारा हुई? तो जनता सरकार द्वारा, जिसे अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार राज्यों में पाठ्यक्रम का कितने प्रतिशत भाग एक समान होना चाहिए? तो दोस्तों 75% एक समान होना चाहिए 1992 की शिक्षा नीति के अनुसार। नई शिक्षा नीति 1992 में किन मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया गया? तो नैतिक मूल्यों को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं तो सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की सिफारिश की? तो 50 विश्वविद्यालयों की सिफारिश की। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। निम्न में से कौन सा आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सहयोग करता है? तो यह है योजना आयोग। प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के लिए किस शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो मस्तिष्क शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों 8 सदस्य हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य है भारत को ज्ञानवान बनाना। सन 1998 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है? तो ये है तृतीय नीति है। जीवन पर्यंत स्वतः अध्ययन तथा दक्षता निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों में स्कूली छात्रों को विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के तौर तरीकों के विषय में सलाह देना, यह विचार है यशपाल समिति का। राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय स्थित है इलाहाबाद में। दूरस्थ शिक्षा का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? तो दोस्तों इंग्लैंड में हुआ। क्रिकेट का भी वहीं से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। क्रिकेट जो खेल है अपना इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, और दूरस्थ शिक्षा का भी विकास सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के नाम से जाना जाता है। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय समिति नियुक्त की गई? कितने सदस्यीय समिति नियुक्त की गई? तो दोस्तों 70 सदस्यीय समिति नियुक्त की गई। नई शिक्षा के पुनर्गठन के माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार के विषय या विषयों को बढ़ावा दिया जाए? तो व्यावसायिक, उद्योग संबंधित तथा कृषि आधारित शिक्षाओं को, तीनों ही शिक्षाओं को बढ़ावा दिया जाए। उपयुक्त सभी होगा इसमें। निम्नलिखित में से राममूर्ति समिति के शिक्षा के प्रति सुझाव थे? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, सारे ही सुझाव थे। ऑप्शन डी यूजीसी का संक्षिप्त रूप है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य योगदान रहा तो मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय खुले, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसमें होगा ये सभी। समय अनुभागी विद्यालयों की स्थापना हुई थी तो माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए, यानी ये सभी होगा। सॉरी, समय अनुभागी पूछ रहा है दोस्तों। समय अनुभागी विद्यालयों की स्थापना हुई थी माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन बी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य रहा। ऑप्शन डी, इसमें भाषाओं का विकास, शिक्षा का समान अवसर तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का विकास, ये इसका लक्ष्य था। ये सभी होगा इसमें। दोस्तों 58वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, तो इसमें ऑप्शन सी दिया था दोस्तों, तृतीय, लेकिन मेरे हिसाब से दूसरी होनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएं। जवान नवोदय विद्यालय की स्थापना किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई? श्री राजीव गांधी जी के द्वारा।
1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया? तो ये सौंपा गया राममूर्ति आयोग को। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 1986 कहाँ तक सफल हुई? तो आंशिक सफल हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में आई? 1986 में आई थी दोस्तों। किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित हुई? तो ये 1992 में संशोधित हुई। आचार्य राममूर्ति समिति का मुख्य कार्य था नवीन संशोधित नीतियाँ प्रस्तुत करना। आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सन 1990 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन तैयार किया गया 12 खंडों में। संपूर्ण देश की शिक्षा की संरचना को स्वीकार किया गया है 10+2+3। NEP का पूरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ का फुल फॉर्म होगा। ECCE में शिक्षण विधि का दायित्व किसका होगा? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का होगा। ECCE के मूलभूत स्तर की पढ़ाई कितने वर्ष की है? तो ये 5 वर्ष की है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? तो दोस्तों 34 ईयर्स लेटर, यानी 34 वर्ष के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी लागू हुई है 2020 में। तो ये 34 वर्ष के बाद इसकी घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति 2020 से अब प्रथम से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में अनिवार्य कर दी गई? तो दोस्तों मातृभाषा में अनिवार्य कर दी गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में बदलाव किया गया है। तो शिक्षा संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षा के उद्देश्यों में, यानी सारी चीज़ों में, यानी कि उपरोक्त सभी में। ऑप्शन इसका डी होगा। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1975 में। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना खर्च किया जाएगा? तो 4.43% खर्च किया जाएगा। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली निम्न में से क्या है? तो ये याद कर लो दोस्तों, 5 3 3 4। नई शिक्षा नीति 2020 में MHRD द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की मांग की गई। इसमें ऑप्शन सी होगा। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटका। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये होगा 1986। निम्न में से कौन नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं? तो ये हैं डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1968 में की गई थी दोस्तों। निम्न में से किसके द्वारा भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति शुरू की गई थी? तो ये की गई थी इंदिरा गांधी के समय, और इंदिरा गांधी के द्वारा। मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? तो 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा की संरचना है वही 5 3 3 4। NEP 2020 का स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट है तो दोस्तों 5 3 3 4। NEP 2020 की प्रारंभिक स्तर में किस कक्षा तक की पढ़ाई शामिल है? तो कक्षा 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई शामिल है। NEP 2020 के मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को रखा गया है? तो 11 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारंभिक स्तर में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए सतत एवं रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी है इसका। इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो ये केंद्र शासित विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का रूप होता है आवासीय विश्वविद्यालय, अनुबंधित विश्वविद्यालय, नामित विश्वविद्यालय। तीनों प्रकार के रूप ही होते हैं, सभी होगा इसमें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92, अध्यापक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। पाठ्यक्रम, विद्यालय संगठन तथा पाठ्य सामग्री आदि अध्यापक के महत्वपूर्ण अंग हैं, तथापि वे तब तक निर्जीव रहते हैं जब तक कि शिक्षक के सजीव व्यक्तित्व द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठित
नहीं कर दिए जाते। यह कथन है ब्राउन महोदय जी का। उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य है शोध करना, शिक्षण करना, समाज सेवा, सारे ही उच्च शिक्षा के कार्य हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अंतर विषयक आयाम को महत्व दिया है कोठारी आयोग ने। सन 1982 में भारत में विद्यमान कॉलेजों की संख्या कितनी थी? तो सन 1982 में भारत में विद्यमान कॉलेजों की संख्या थी 68 थी दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1953 में। सन 2005 तक भारत में कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी? तो 342 विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र है छात्रों के प्रवेश में, शिक्षकों की नियुक्तियों में, परीक्षा करने में, इसमें होगा ये सभी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य है विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर का निर्धारण। भारत में खुलने वाले प्रथम विश्वविद्यालय में कौन नहीं था? तो दोस्तों कोलकाता था, मुंबई था, चेन्नई था, लाहौर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान मानित विश्वविद्यालय नहीं है? तो काशी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय नहीं है। प्रथम 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले? तो ये खुले थे वुड डिस्पैच की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है? तो नालंदा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई। देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में हुई थी। उच्च शिक्षा को कहते हैं विश्वविद्यालयी शिक्षा। कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन हैं? तो डॉक्टर नीलिमा गुप्ता हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक मान्यता कब मिली? तो 1956 में मिली। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया 1902 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं। जो समिति भारत में मानवाधिकार आयोग के नाम को प्रस्तावित करती है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, जिसे हम यूजीसी नेट भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राज्यपाल होता है दोस्तों। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर प्रतिशत है 58%। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता दूरस्थ शिक्षा की है? यह ऑप्शन डी होगा। यह अनौपचारिक एवं औपचारिक स्तर शिक्षा का समन्वित रूप है। प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं तो डीम्ड, केंद्रीय और प्रांतीय विश्वविद्यालय, तीनों ही प्रकार के विद्यालय पाए जाते हैं। विदेशी माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को छीड़ कर दिया है। उसने उन्हें जनसाधारण से अलग कर दिया तथा उसने शिक्षा को अनावश्यक रूप से महंगी बना दिया है। यह कथन है गांधी जी का। विश्वविद्यालय आयोग के क्या कार्य हैं? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, सारे विश्वविद्यालय के ये कार्य हैं। ऑप्शन डी होगा इसमें। डाइट का विस्तृत रूप है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। IQAC का विस्तृत रूप है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के लिए किस शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना? दोस्तों रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, मस्तिष्क शक्ति को महत्वपूर्ण माना। निम्न में से कौन सा आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सहयोग करता है? तो ये योजना आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 8 सदस्य हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य है भारत को ज्ञानवान बनाना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की सिफारिश की? तो 50 विश्वविद्यालयों की सिफारिश की। भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय एकीकरण से अभिप्राय है
ऑप्शन बी होगा सभी भारतीयों द्वारा सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 135, राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिसके साथ राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। यह कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का। राष्ट्रीय एकता का एक उद्देश्य है, ऑप्शन सी होगा इसमें, भारतवासियों की परस्पर एकता को बनाए रखना। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण हेतु बाधाएं हैं, तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद ये सभी बाधाएं हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति का गठन हुआ था सन 1961 में। किसी राष्ट्र का सर्वोच्च चिन्ह होता है राष्ट्रध्वज। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था 1967 में। भावात्मक एकता समिति की स्थापना सन 1961 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुई थी डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था सन 1937 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर मुदालियर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता समिति 1961 का गठन किसने किया था? तो ये किया था कांग्रेस पार्टी ने। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष या अध्यक्षा थीं तो श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। क्वेश्चन नंबर 146, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने। भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है, यह विचार है संपूर्णानंद कमेटी का। 1952 में गठित राष्ट्रीय एकता परिषद का एक महत्वपूर्ण सुझाव था अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन ए। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति ने भावात्मक एकता हेतु कुछ सुझाव दिए थे। उनमें से प्रमुख हैं, प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र में जाति, धर्म आदि न लिखा जाए। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति के अनुसार भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है, ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों, आपका BD 102 समकालीन भारत और शिक्षा का यूनिट 3 इकाई 3 आज समाप्त हो गया है। कल इसका यूनिट 4 और 5 थोड़े से ही क्वेश्चन है उसमें, उसको कल हम कंप्लीट करा देंगे। परसों से आपका BD 103 स्टार्ट कर देंगे परसों से। दोस्तों चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर करें दोस्तों में, व्हाट्सअप करें। एक बंदा भी अगर करेगा तो 3-4 लोग तो सब्सक्राइब करेंगे ही दोस्तों। और मैं सारे के सारे मॉडल इस पर कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।